असली दुनिया के दरवाजे खुलते ही। आज हम आपको एक ऐसी जगह की कहानी में ले चलेंगे जो रहस्य, सख्त परंपराओं, अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और चौंका देने वाली सच्चाइयों से भरी हुई है। ये वो दुनिया है जिसके बारे में आपने शायद कभी ठीक से सुना भी नहीं होगा, और अगर सुना भी होगा तो उसकी गहराई को महसूस नहीं किया होगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको हैरान भी करेगी, विचलित भी करेगी और अंत तक बांधे रखेगी। क्या आप जानते थे कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां सिर्फ 3 शब्दों से, वो भी केवल फोन पर, शादी खत्म की जा सकती है? न नोटरी की जरूरत, न दस्तावेजों की, न आमने सामने मिलने की, और न ही किसी वजह की। उसी देश में शादी में जरूरत से ज्यादा खाना परोसना मना है और नए जोड़े तक को सजा मिल सकती है। यहां तक कि अंतिम संस्कार में जोर जोर से रोना भी दंडनीय हो सकता है। यकीन करना मुश्किल है ना? लेकिन ऐसा देश सचमुच मौजूद है। वो है भारत। दूर दराज पर्वतीय इलाकों में बसा, दुनिया की नजरों से लगभग छिपा हुआ एक देश। लेकिन इसकी हकीकत आपको झकझोर कर रख देगी। आज हम मध्य एशिया के सबसे रहस्यमय देशों में से एक भारत के भीतर प्रवेश करते हैं। नंबर 1, स्थान और भूगोल। जब हम एशिया के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले चीन, जापान और भारत का नाम दिमाग में आता है। और अगर बात मध्य एशिया की हो तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान या दूसरे स्थान वाले देश जैसे तुर्कमेनिस्तान कुछ परिचित लगते हैं। लेकिन भारत का क्या? शायद आपने इसका नाम कभी सुना ही नहीं, या अगर सुना भी हो तो ये नहीं जाना होगा कि इसमें ऐसा क्या खास है। ठीक इसी वजह से हमारी यात्रा इस लगभग गुप्त देश को नक्शे पर रखने से शुरू होती है। भारत पूर्व सोवियत संघ का एक गणराज्य मध्य एशिया के बिल्कुल बीचों बीच गहराई में बसा हुआ है। इसके दक्षिण में भारत, पश्चिम में भारत, उत्तर में भारत और पूर्व में भारत स्थित है। सचमुच ये एक ऐसा देश है जो क्षेत्रीय शक्तियों, संघर्षों और विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच फंसा हुआ है। और वे पर्वत कैसे हैं? देश का 90% से भी अधिक हिस्सा पहाड़ी है। इनमें सबसे भव्य है पामीर पर्वतमाला, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, जहां एशिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियां 7000 मीटर से भी ऊपर उठती हैं। इसके साथ ही लगभग 1,40,000 वर्ग किलोमीटर से भी कम क्षेत्रफल वाला ये देश, जो आकार में स्पेन के आधे से भी छोटा है, ऐसी चरम जलवायु झेलता है जहां ऊंचाई के अनुसार जलती हुई गर्मी और जमा देने वाली ठंड बारी बारी से आती है। नतीजा है एक ऐसा देश जो अलग थलग है, जहां पहुंचना लगभग असंभव है। फिर भी ये ऐसी आश्चर्यजनक प्राकृतिक छवियों और अनसुनी कहानियों से भरा है जिनकी कल्पना भी मुश्किल है। यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। नंबर 2, इतिहास। मध्य एशिया के पहाड़ों में एक अलग थलग देश बनने से पहले भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं में से कुछ का घर हुआ करता था। सदियों तक ये पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले सिल्क रोड का एक अहम पड़ाव रहा। चीन के व्यापारी, मध्य पूर्व के सौदागर, मध्य एशिया के आक्रमणकारी और यहाँ तक कि विजय की ओर बढ़ता सिकंदर महान भी इस धरती से गुजरा था। अपने अधिकांश इतिहास में आज का भारत हमेशा अपने अधिक शक्तिशाली पड़ोसियों के अधीन रहा। पहले फारसियों के, फिर सामानी वंश जैसे मध्य एशियाई इस्लामी राज्यों के, जहाँ साहित्य, विज्ञान और कला फले फूले। बाद में चंगेज खां की मंगोल सेनाएं यहाँ से गुजरीं और सब कुछ तहस नहस कर गईं। अंततः 19वीं सदी में रूस ने इस क्षेत्र को अपने में मिला लिया और इसे सोवियत गणराज्य बना दिया। असल में ये देश सदियों तक बाहरी ताकतों के अधीन रहा, कभी उपनिवेश की तरह, कभी एक अधीन प्रांत की तरह। सच्ची स्वतंत्रता इसे 1991 में मिली, जब सोवियत संघ बिखर गया। लेकिन खुशी के बजाय इसके हिस्से दर्द आया। अगले ही साल एक खूनी गृहयुद्ध छिड़ गया जो पूरे 5 साल तक चला, जिसमें हजारों लोग मारे गए और जो थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था बची थी वो भी ढह गई। तब से भारत पुनर्निर्माण की कोशिश करता रहा है, लेकिन आज भी ये भयंकर गरीबी से जूझ रहा है और इसकी बड़ी आबादी विदेशों में काम करती है। और सरकार 1992 से आज तक एक ही राष्ट्रपति के हाथों में बनी हुई है। ये प्रभुत्व, प्रतिरोध और भुला दिए जाने का इतिहास है। बहुत लंबे समय तक दूसरों के अधीन रहने वाला ये देश आज भी सवाल का जवाब खोज रहा है कि वो आखिर है कौन और उसे जाना कहाँ है। नंबर 3, जनसंख्या, धर्म और आस्था। आज यहाँ लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं।
इनमें अधिकतर ताजिक हैं, लेकिन भारत से आए उज़्बेक, पूर्व सोवियत इलाकों से आए रूसी और पड़ोसी भारत से आए किर्गिज़ लोग भी यहाँ रहते हैं। हाल के वर्षों में हजारों भारतीय शरणार्थी भी सीमा पार करके यहाँ आए हैं। हर समूह अपने साथ अपना खाना, अपनी परंपराएं और अपनी भाषा लाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग दूर दराज पहाड़ी गांवों में साथ साथ रहते हैं। मुख्य धर्म सुन्नी इस्लाम है, लेकिन मुस्लिम प्रभाव के बावजूद यहाँ उससे कहीं पुरानी परंपराएं अब भी जीवित हैं। उदाहरण के लिए फारसी नववर्ष नवरोज़ को वसंत के आगमन के रूप में नृत्य, खास व्यंजनों और प्रकृति से जुड़ी रस्मों के साथ मनाया जाता है। लोग पहाड़ों के पवित्र स्थलों पर मन्नतें मांगते हैं, बुरी आत्माओं से बचने के लिए तावीज़ पहनते हैं, और गांवों में आज भी स्थानीय वैद्य और उपचारक सक्रिय हैं। यहाँ आस्था सिर्फ मस्जिदों तक सीमित नहीं है, ये दादा दादी की कहानियों में, परिवार के साथ साझा किए गए भोजन में और हाथों के छोटे छोटे इशारों में भी घुली हुई है। यहाँ की आस्था धर्म, परंपरा और स्मृति का एक जीवित मिश्रण है। ऐसे लोग जिनका एक पैर प्राचीन फारसी संस्कृति में है और दूसरा सोवियत साम्यवाद की छोड़ी हुई छाया में। शायद यही बात भारत को इतना अनोखा बनाती है, और इस देश को समझना उसके खास भोजन का जिक्र किए बिना तो बिल्कुल संभव ही नहीं। नंबर 4, भोजन। भारत में भोजन यानी मेहमान नवाजी की असली परिभाषा यहाँ सब कुछ खाने की मेज़ के इर्द गिर्द नहीं, बल्कि ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है, या यूं कहें कि फर्श के इर्द गिर्द, क्योंकि ज़्यादातर घरों में न तो डाइनिंग टेबल होती है न कुर्सियाँ। लोग तस्तर नाम का कपड़ा ज़मीन पर बिछाते हैं, उसके चारों ओर बैठते हैं और परंपरा के अनुसार मिल बांट कर खाते हैं। सबसे पहले सूखे मेवे और हलवे के टुकड़े जैसे शुरुआती पकवान आते हैं, फिर सूप, फिर मांस और आखिर में वो पकवान जिसका सबको इंतज़ार रहता है, प्लॉफ या औश। ये चावल, गाजर, भेड़ के मांस और भरपूर तेल से बना पकवान होता है, जिसे एक गहरे कड़ाहे में सीधे आग पर पकाया जाता है। कभी कभी इसमें चने, सूखे मेवे, यहाँ तक कि पूरी लहसुन की गांठें भी डाल दी जाती हैं ताकि स्वाद और गहरा हो जाए। इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि सभी लोग एक ही बड़े बर्तन से साथ खाते हैं। बड़े चम्मचों का इस्तेमाल होता है और देहात में कई बार लोग हाथ से भी खाते हैं। लेकिन इन सब से बढ़कर एक चीज़ है जो कभी गायब नहीं होती, रोटी। ये चपटी गोल रोटी मिट्टी के तंदूर में पकाई जाती है और किसी भी भोजन का अनिवार्य हिस्सा होती है। अगर रोटी न हो तो ऐसा माना जाता है जैसे कुछ परोसा ही नहीं गया। चाहे चावल हो, मांस हो, फल हो, अगर रोटी नहीं तो मानो खाने को कुछ नहीं। रोटी के प्रति ये सम्मान लगभग पवित्रता जैसा है। अगर रोटी ज़मीन पर गिर जाए तो कोई उसे फेंकता नहीं, उसकी बजाय उसे किसी नीची दीवार, छत या ऊंचे पत्थर पर रख दिया जाता है ताकि पक्षी या जानवर उसे खा सके। और एक बात है जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, रोटी को उल्टा नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि इससे दुर्भाग्य आता है, और रोटी के ऊपर कुछ और रखना भी मना है। बस एक और रोटी अपवाद हो सकती है। इन नियमों को तोड़ना मानो पूरे घर की पवित्रता का अपमान करना है। एक और मशहूर पकवान है कुरुतोब। नमक लगी और सुखाई गई छोटी छोटी चीज़ की गोलियों को पानी में घोलकर उसका शोरबा बनाया जाता है। फिर उसे पतली लोई या रोटी पर डाला जाता है और ऊपर से तली हुई प्याज और सब्जियां डाली जाती हैं। इसमें मांस नहीं होता, लेकिन बनावट, खुशबू और स्वाद का ऐसा मेल होता है जो इसे खास बना देता है। एक बार फिर सब लोग गोल घेरा बनाकर बैठते हैं और इसे साथ मिलकर खाते हैं। गर्मियों में बाजार ताज़े फलों से भर जाते हैं। खरबूजे, अनार, खूबानी, अंगूर और अंजीर हर ओर दिखाई देते हैं। सब कुछ प्राकृतिक, सस्ता और हमेशा हरी चाय के साथ परोसा जाता है। हरी चाय तो जैसे भारत के लोगों के शरीर का हिस्सा हो। गरम, बिना चीनी की, छोटे बिना हैंडल वाले प्यालों में सुबह, दोपहर, शाम, किसी भी वक्त, समय चाहे जो हो, चाय हमेशा तैयार रहती है। चाय खाना यानी चाय और नाश्ते का कमरा दरअसल सबसे अहम मिलने जुलने की जगह है। लोग फर्श पर बैठते हैं, बातें करते हैं, रोटी तोड़ते हैं
और साथ में चाय पीते हैं, क्योंकि भारत में खाना केवल खाने की क्रिया नहीं है, ये साथ होने का एहसास है, सम्मान है और अपनेपन की पुष्टि है। नंबर 5, शादी की परंपराएं और अनकहे नियम। अगर किसी जाति की आत्मा को सबसे गहराई से समझना हो तो उसके रीति रिवाजों को देखना चाहिए। भारत में सामाजिक परंपराएं हर चीज तय करती हैं, चाय परोसने के तरीके से लेकर पति पत्नी के जीवन को नियंत्रित करने वाले अदृश्य नियमों तक। शादी आज भी ताजिक समाज की सबसे बड़ी घटना है। ग्रामीण इलाकों में आज भी 18 साल की कानूनी न्यूनतम उम्र होने के बावजूद 15 साल के आसपास शादी कर दी जाती है। ज्यादातर शादियां परिवारों द्वारा तय की जाती हैं और दूल्हा दुल्हन के परिवार को नकद दहेज देता है। ये दहेज आमतौर पर शादी के खर्च को पूरा करने के लिए होता है और शादियां बहुत भव्य होती हैं। भरपूर खाना, परंपराएं और पूरे गांव को बुलाया जाने वाला जश्न। लेकिन हाल के वर्षों में ऐसे फिजूल खर्ची वाले विवाहों को सरकारी आदेशों के कारण धीरे धीरे सीमित किया जा रहा है। अगर पैसे बच जाएं तो तुनाहदानी नाम की एक खास रस्म भी होती है। शादी के दौरान दिए गए उपहारों या धन का कुछ हिस्सा दुल्हन की अविवाहित सहेलियों की ओर उछाला जाता है। जो इसे पकड़ ले उसके बारे में कहा जाता है कि उसे प्रेम में भाग्य मिलेगा। ये कुछ पश्चिमी देशों में दुल्हन के बुके फेंकने जैसी रस्म है, लेकिन असली बात तो शादी के बाद हमेशा खुशहाल जीवन में छिपी है। कई ताजिक पुरुष शादी के कुछ ही समय बाद काम के लिए विदेश चले जाते हैं और घर की कमान पत्नी नहीं बल्कि सास के हाथ में होती है। वही बच्चों को संभालती है, घर चलाती है और बहू पर नजर रखती है। पत्नी अक्सर अपने ही घर में हमेशा निगरानी में रहने वाली मेहमान की तरह जीती है। अगर शादी टूट जाए तो पुरुष के लिए ये बहुत आसान है। फोन पर भी अगर वो 3 बार तलाक कह दे तो शादी खत्म मानी जाती है। लेकिन स्त्री के लिए रास्ता बहुत लंबा और कहीं अधिक कठोर होता है। उसे दोष दिया जाता है, समाज से अलग कर दिया जाता है और अक्सर पूरी जिंदगी उस बोझ को ढोना पड़ता है। और एक ऐसी बात भी है जिसे कोई भूल नहीं पाता। भारत, खासकर ग्रामीण इलाकों में, घनी भौहों को सुंदरता नहीं माना जाता, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई भौहें यानी यूनिब्रो आदर्श सौंदर्य मानी जाती हैं। महिलाएं मेकअप या अस्थायी रंग से अपनी भौहों को जोड़कर बनाती हैं। उनके लिए ये अजीब या कम आकर्षक नहीं, बल्कि पवित्रता, स्त्रीत्व और गर्व का प्रतीक है। और जैसे गर्व, वैसे ही शिष्टाचार भी यहाँ बेहद सख्त है। पुरुष एक दूसरे का स्वागत मजबूत हाथ मिलाकर और आदरपूर्ण अभिवादन से करते हैं। महिलाओं के बीच गाल से गाल मिलाकर अभिवादन होता है। खाने की शुरुआत हमेशा बुजुर्गों से होती है। चाय, मिठाई या फल को ठुकराना लगभग अकल्पनीय अशिष्टता है। यहाँ लिखित कानून से कहीं ज्यादा ताकत परंपरा की है और सही व्यवहार सामाजिक अस्तित्व का प्रश्न बन जाता है। नंबर 6, मानो किसी और दुनिया के दृश्य। पर्वतों से घिरा, घाटियों में छिपा और यात्रा गाइडों में लगभग भुला दिया गया भारत। ऐसा लगता है मानो किसी चित्रकला से बाहर निकल आया हो। भले ही ये मध्य एशिया के सबसे कम ज्ञात देशों में से एक हो, लेकिन जो लोग यहाँ पहुँचते हैं वे ऐसे दृश्य देखते हैं जिन्हें वे कभी भूल नहीं पाते। यात्रा की शुरुआत राजधानी दुशांबे से होती है। चौड़ी, पेड़ों से सजी सड़कों वाला एक शांत शहर, जहां भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय स्थित है। यहाँ पत्थर युग के अवशेषों से लेकर सोवियत काल की वस्तुओं तक देश का अतीत जीवंत होकर सामने आता है। लेकिन जैसे ही शहर के बाहर निकलते हैं, सब कुछ बदल जाता है। जल्द ही बर्फ से ढकी फान पर्वतमाला सामने आती है, जिसके भीतर 7 झीलें छिपी हैं। हर झील का रंग अलग है, गहरे नीले से लेकर पन्ना हरे तक। और इस पूरी धरती से जुड़ी एक प्राचीन कथा अब भी जीवित है। सिकंदर महान की कथा। किंवदंती है कि वो यहां से गुजरा था और उसी की याद में इस्कंदर कुल झील का नाम पड़ा। यहाँ इस्कंदर उस नाम को कहा जाता है जिसे इस क्षेत्र में सिकंदर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कथा सच है या नहीं, कोई निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है, इस झील की अद्भुत भव्यता। पत्थरीले पहाड़ों से घिरी पानी की वो शांत सतह, जिसमें पूरा दृश्य इतनी स्पष्टता से प्रतिबिंबित होता है
कि वो किसी पेंटिंग जैसा लगता है। अगर आप इस जंगली सुंदरता के और भीतर जाना चाहें तो पामीर हाईवे ही उसका जवाब है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों में से एक, जो देश को पूर्व से पश्चिम तक काटती हुई घाटियों, पठारों और याग्नोक घाटी के छोटे छोटे गांवों से गुजरती है। वहां आज भी प्राचीन याग्नोबी भाषा जीवित है। भारत हर दृष्टि से आकर्षक है। दृश्य, भोजन, इतिहास और परंपरा सब कुछ सम्मोहित कर देने वाला। लेकिन अब जो कहानी सामने आने वाली है वो इतनी रोमांटिक नहीं है। नंबर 7, एक ऐसा आदमी जो सब पर भारी है। हमने पहले कहा था कि यहाँ शादियां अब पहले जैसी भव्य नहीं रह सकती। अब आप उसका कारण जानेंगे। 1992 के बाद से भारत पर एक ही व्यक्ति, इमामोली रहमान का शासन है। उसने संविधान बदल दिया, कार्यकाल की सीमाएं हटा दी और 2016 के बाद से वो अनिश्चित काल तक सत्ता में बने रहने में सक्षम हो गया। सचमुच आज रहमान को लगभग पवित्र व्यक्तित्व की तरह देखा जाता है। उसे शांति और राष्ट्रीय एकता का संस्थापक जैसी उपाधियां दी गई हैं और उसकी तस्वीरें पूरे देश में टंगी रहती हैं। सरकारी मीडिया लगातार उसकी तुलना सूर्य से करता है और हर नागरिक को उसे महामहिम कहकर संबोधित करना होता है। लेकिन उसका प्रभाव केवल प्रतीकों तक सीमित नहीं है। उसका बेटा राजधानी का प्रमुख बन गया। उसकी बेटी राष्ट्रपति प्रशासन का नेतृत्व करती है। उसका दामाद राष्ट्रीय बैंक संभालता है और सरकार के अधिकतर प्रमुख नेता उसी गांव से आते हैं जहां रहमान पैदा हुआ था। अंततः सत्ता एक पारिवारिक कामकाज बनकर रह गई। अगर कोई व्यवस्था की आलोचना करे तो जेल उसका इंतजार करती है। 2018 में एक पत्रकार ने भ्रष्टाचार का खुलासा किया और उसे कैद कर लिया गया। आज तो हाल ये है कि अगर किसी समाचार लेख में कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तब भी जुर्माना लगाया जा सकता है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अपरिचित शब्दावली के इस्तेमाल पर पत्रकार को $100 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। धर्म भी कड़े नियंत्रण में है। हिजाब, दाढ़ी बढ़ाना, बच्चों को मस्जिद ले जाना, 40 साल की उम्र से पहले मक्का की यात्रा पर जाना, सब कुछ प्रतिबंधित है। विदेश में इस्लामी स्कूलों में पढ़ाई करना भी समस्या बन सकता है और प्रतिबंध यहीं खत्म नहीं होते। नया साल मनाना मना है। न तेज संगीत, न आतिशबाजी। यहाँ तक कि सेंटा क्लॉज को भी विदेशी प्रतीक मानकर प्रतिबंधित कर दिया गया है। जन्मदिन केवल घर के भीतर मनाए जा सकते हैं। मेहमानों के साथ हॉल या रेस्तरां में पार्टी करना मना है। अगर कोई आयोजन ज्यादा भव्य लगा तो तुरंत जुर्माना लगाया जा सकता है। शादी में बहुत ज्यादा खाना परोसना भी समस्या है। पुलिस दरवाजा खटखटा सकती है, खाना हटवा सकती है और परिवार पर दिखावा करने का आरोप लगा सकती है। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। वास्तव में एक ऐसा मामला दर्ज है जिसमें अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहे एक परिवार से अधिकारियों ने खाना छीन लिया और मेन्यू को उनकी हैसियत से अधिक बताकर फिजूल खर्ची कहा। यहाँ तक कि शोक मनाने की भी आज़ादी नहीं है। 2017 में सरकार ने अंतिम संस्कार में जोर जोर से रोने, जुलूस निकालने और अत्यधिक शारीरिक हाव भाव करने पर रोक लगा दी। बाल नोचना, छाती पीटना या ताबूत को सड़क पर ले जाना, सब पर पाबंदी। यहाँ दुख को भी चुप्पी में ढल जाना पड़ता है। अधिकारी दावा करते हैं कि ये सब सादगी और सार्वजनिक नैतिकता के लिए है, लेकिन बहुत से लोग इसे पूर्ण नियंत्रण का एक और औजार मानते हैं। एक ऐसा देश जहां लोग अपने मृतकों का भी खुलकर शोक नहीं मना सकते। ऊपर से ये सब विनम्रता के नाम पर किया जाता है, लेकिन भीतर से ये पूर्ण सत्ता के नाम पर थोपा गया नियंत्रण है। यही हमारी ये यात्रा समाप्त होती है। एक ऐसा देश जिसमें प्राचीन सुंदरता है, गहरी संस्कृति है और ऐसे चरम विरोधाभास हैं जिन्हें केवल शब्दों में बांधना आसान नहीं। भारत की ये कहानी जितनी मोहक है उतनी ही बेचैन कर देने वाली भी। और शायद यही कारण है कि असली दुनिया के दरवाजे हमें बार बार ऐसी सच्चाइयों के सामने लाते हैं जिन्हें देखना आसान नहीं, लेकिन अनदेखा करना भी संभव नहीं। जब ये दरवाजे खुलते हैं तो हमें सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि इंसानी समाज की जटिलता, उसकी सुंदरता और उसकी कठोरता, सब कुछ एक साथ दिखाई देता है।